नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। पुरानी कहावत है, जब आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठी रहती हैं, लेकिन जिनकी तरफ अनगिनत उंगलियां उठी रहती हों वो किसी तरफ उंगली उठाए तो उसे पाखंड कहते हैं। भारतीय राजनीति की दुनिया में ऐसा पाखंड करने में कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है। ये कांग्रेस ही है जिसकी पूरी लौट एक वक्त मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध करती रही। आरक्षण के खिलाफ लोकसभा में राजीव गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, लेकिन आज उनके बेटे राहुल गांधी दिन रात आरक्षण की जाप करते रहते हैं। जिस कांग्रेस ने कभी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया, जबकि वीपी सिंह सरकार के समय उन्हें भारत रत्न मिला, तब तक 21 लोगों को भारत रत्न मिल चुका था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए इस बारे में कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। जबकि जिन 21 लोगों की बात हो रही है उन सबको कांग्रेस के ही समय में भारत रत्न मिला था। अब इस भूमिका से बाहर निकलकर आज जो खबर है उसकी चर्चा करते हैं। पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में ये खबर खूब फैली हुई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में उनकी विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे निशांत कुमार आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि लो भैया, अब तक नीतीश कुमार थे जो वंशवाद से बचे हुए थे, लेकिन अब वंशवादी राजनीति का दाग उनके भी सफेद दामन पर लगने जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसी बात करती है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और निशांत कुमार को हरनौत की जनता स्वीकार नहीं करेगी, तो बिहार में ही एक लोक कहावत याद आती है कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो कांग्रेस भारतीय राजनीति में वंशवाद की गंगोत्री है, जब वही कांग्रेस से कहने लगे कि लोग नीतीश कुमार के बेटे को स्वीकार नहीं करेंगे तो पहले आपको हंसी आएगी और फिर जल्दी ही इस हादसे में ही कांग्रेस आपको हास्यास्पद लगने लगेगी। दूसरी जिन पार्टियों में वंशवाद है वो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी पकड़ और पहचान सीमित है। कांग्रेस एक लौती राष्ट्रीय पार्टी है जो वंशवाद की लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है और इसकी शुरुआत नेहरू गांधी परिवार से ही हो जाती है। शुरुआत आजादी से भी काफी पहले हो जाती है, बल्कि ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा कि इसकी शुरुआत मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व से 5 पीढ़ी पहले ही शुरू हो जाती है। नेहरू गांधी परिवार की 5 पीढ़ियां कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928, जवाहरलाल नेहरू 1929, 30, 36, 37, 46 और इसके बाद 1951 से 1954 तक लगातार। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी 1959 में और फिर 1978 से 84 तक लगातार कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी 1984 से 1991 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक लगातार कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। फिर 2019 से 22 तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष भी रहीं। राजीव और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी 2017 से 2019 तक अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष होना तो पार्टी की बात हो गई, जबकि इस परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक, राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। अब बताइए कि इस परिवार की रहनुमाई में चलने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरह की पोस्टर छाप पॉलिटिक्स किसी दूसरे दल और नेता के लिए करे और कहे कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, तो इसे कौन सुनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कांग्रेस को इस इतिहास के आंगन में, जहां भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जगह एक परिवार की कैद बनाने का चलन दिखेगा। ये 19वीं सदी के आखिरी दिनों की बात है। आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में एक मशहूर वकील रहते थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। उनका आजादी के आंदोलन से बहुत लेना देना नहीं था। उन दिनों वकालत की दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। आज से 125 साल पहले कहा जाता है कि वो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे। उनके कोट और पतलून इंग्लैंड से सिल कर आते थे। उन्होंने उन दिनों में इलाहाबाद में एक शानदार घर खरीदा था जिसका नाम आनंद भवन रखा था और जो कालांतर में आजादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस के आंदोलन का केंद्र भी बना। मोतीलाल नेहरू को अंग्रेजी हुकूमत से कोई गुरेज नहीं था, बल्कि आपको ये जानकर
ताज्जुब होगा कि मोतीलाल से पहले उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। लेकिन मोतीलाल नेहरू की अंग्रेजों से मोहभंग की स्थिति 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से हुई, जब अंग्रेज अधिकारी जनरल ओ डायर के हुक्म पर सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून डाला गया। उसी साल दिसंबर में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। तब तक महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। मोतीलाल नेहरू का गांधी से थोड़ा प्रेम थोड़ा विराग का रिश्ता था, जबकि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू गांधी से ज्यादा प्रभावित थे। इतिहास की पृष्ठभूमि में वंशवाद की असली कहानी 1928 में शुरू होती है। 1928 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन अगले साल यानी कि 1929 में जब उनके हटने की बारी आई तो मोतीलाल नेहरू की नीयत में खोट आ गया। खोट ये नहीं कि वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, खोट ये आ गई कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं तो उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। जो कांग्रेसी आज नीतीश कुमार के बेटे पर सवाल उठा रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, उन्हें ये इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि करीब 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू इस बात पर अड़ गए थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनकी जगह उनके बेटे जवाहरलाल ही अध्यक्ष होंगे। और ये सभी बातें कहीं कहाई या सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि इतिहास के दस्तावेज हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में मोतीलाल नेहरू के पुत्र मोह के बारे में लिखा है। 1928 में हिंदू मुस्लिम संबंधों को बेहतर बनाने और दोनों को जोड़कर अंग्रेजों से लड़ने के लिहाज से महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष M.A. अंसारी को बनाया जाए। खुद जवाहरलाल नेहरू को भी उनके नाम पर ऐतराज नहीं था, लेकिन जवाहरलाल से ज्यादा उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा कांग्रेस की बागडोर संभाले। तब नेहरू की उम्र 39 साल थी। गांधी को लगता था कि कांग्रेस का नेतृत्व करने का पर्याप्त अनुभव जवाहरलाल नेहरू में नहीं है। गांधी ने मोतीलाल नेहरू की जिद को देखते हुए थोड़ी नरमी के साथ उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि नेहरू की अध्यक्षता का विचार मेरे लिए एक अनूठा आकर्षण है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वर्तमान माहौल में उस पर जिम्मेदारी डालना उचित होगा। उन्होंने इसी विचार से जवाहरलाल नेहरू को भी एक पत्र लिखा था। जवाहरलाल तो मान गए, लेकिन मोतीलाल को लगता था कि अध्यक्ष बनेगा तो उनका लाल ही बनेगा। तब तक गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भी विचार करने लगे थे। इसकी भनक मोतीलाल नेहरू को लग गई थी। सरदार पटेल की जीवनी पटेल अ लाइफ में महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने लिखा है कि 11 जुलाई 1928 को मोतीलाल ने गांधी को एक खत लिखा। उसमें ये लिखा था, मुझे अच्छे से पता है कि इस वक्त के हीरो तो वल्लभ भाई ही हैं और हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें ताज पहनाने का प्रस्ताव रखें। अगर वो नहीं मानते तो मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में जवाहरलाल सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे। आप मोतीलाल नेहरू के पत्र से समझ सकते हैं कि पटेल की तारीफ के बावजूद अध्यक्ष पद के लिए उनके जेहन में उनका बेटा ही था। उस वक्त पटेल ने गुजरात के बारदोली में किसानों के आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, जिससे खुश होकर गांधी ने ही पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पटेल ने खुद भी अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं जताई और आखिरकार लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू 1929 में अध्यक्ष बने। नेहरू दोबारा 1930 में भी अध्यक्ष बने और इस तरह से वो 45 साल की कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने, जिसने लगातार 2 साल तक पार्टी का नेतृत्व किया था। आजादी की लड़ाई में पीढ़ियों की पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। उस दौरान कांग्रेस के आंदोलन में भी एक ही परिवार के कई लोग शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस भी थे, लेकिन किसी ने भी जिद नहीं ठानी कि मैं नहीं तो मेरा बेटा सही। ये काम नेहरू परिवार से शुरू हुआ। हालांकि कहा यह जाता है कि मोतीलाल नेहरू में वो बात नहीं थी जो जवाहरलाल नेहरू में थी। नेहरू आजादी के बड़े दीवाने थे, बेहद ऊर्जा और जोश से भरे, विद्वान, गांधी के निष्ठावान और कर्मठ सिपाही। अंग्रेजों की जेल में नेहरू ने करीब 9 साल गुजारे थे, अलग अलग हिस्सों में गुजारे थे। गांधी को नेहरू पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने पटेल को रोककर नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनवाया। इतना ज्यादा भरोसा था कि गांधी ने कहा था कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो नेहरू मेरी भाषा बोलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथों में आने के बाद नेहरू पहले नेता थे जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद को एंट्री दी। 1954 में जब नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी तो उनके करीबी गुजरात से आने वाले UN ढेबर को
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वो 1959 तक अध्यक्ष रहे। सवाल उठा कि अगला अध्यक्ष कौन? कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की नजर इस पद पर थी। अपने दौर के मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसमें लिखा है कि 1959 में ढेबर ने नए अध्यक्ष के लिए एक दिन कांग्रेस की बैठक बुलाई। वहां तमाम दिग्गज नेता थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक सहमति सी बन गई थी कि कर्नाटक के बड़े नेता एस निजलिंगप्पा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। जब ढेबर ने कहा कि ये बैठक नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए है, तो कामराज ने, जो कि बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि ये तो तय हो चुका है। लेकिन बीच में नेहरू के बेहद करीबी लाल बहादुर शास्त्री बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा जी से पूछा जा सकता है। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू भी थे। कुछ नेताओं ने कहा कि इंदिरा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो नेहरू ने ही जवाब दिया कि नहीं, उसकी तबीयत कोई खराब नहीं है। बस बात यही खत्म हो गई और इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। वो भी तब जब पिता प्रधानमंत्री थे। पिता देश चला रहे थे, पुत्री कांग्रेस चला रही थी। क्या अद्भुत लोकतंत्र का खेल चल रहा था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है कि जब नेहरू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, तो मैंने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि अगर नेहरू जी को कुछ हो गया तो आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें शास्त्री ने कहा कि नेहरू जी के मन में तो उनकी पुत्री बसी है। इस पर नैयर ने शास्त्री जी से कहा कि आप तो नेहरू के परम भक्त हैं, आप तो खुद ही इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित कर देंगे। इस पर थोड़ा मुस्कुराते हुए शास्त्री ने कहा कि मैं उतना साधु नहीं हूं जितना कि आप मुझे समझते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनना किसे पसंद नहीं होगा। नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी तुरंत प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद वो प्रधानमंत्री बन गई। नेहरू तो फिर भी वंशवाद को थोड़ा छुपते छुपाते चला रहे थे। इंदिरा गांधी ने इसे खुल्लम खुल्ला कर दिया। वंशवाद खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही उनके छोटे बेटे संजय गांधी सरकारी काम में दखल देने लगे, यहाँ तक कि उनके हुक्म से मंत्री भी बनने लगे। इमरजेंसी लगाने में इंदिरा गांधी के साथ जिन लोगों की भूमिका थी, उनमें संजय गांधी भी थे। लेकिन 23 जून 1980 को विमान हादसे में संजय गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। संजय गांधी तब तक सांसद बन चुके थे और सरकार के फैसलों के साथ ही किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला भी करने लगे थे। संजय के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारा, जबकि राजीव गांधी का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। वो जहाज उड़ाते थे। 1981 में वो अमेठी से सांसद बने, लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मुंह देखते रहे और महज 3 साल के राजनीतिक अनुभवों की जमा पूंजी वाले राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी बन गए और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। 1991 में जब राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई, तो पूरा देश दुखी और सन्न था। कांग्रेस के नेताओं ने तब सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस का नेतृत्व करने की गुहार लगाई। हालांकि तब शोक और सदमे से घिरी सोनिया ने मना कर दिया, लेकिन 1998 में उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली। फिर तो कांग्रेस के सारे फैसले हमेशा उनके होते रहे और 19 साल बाद अगर कांग्रेस का नेतृत्व बदला भी, तो उनके बेटे राहुल गांधी को मिला। इस वक्त संसद में नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य मौजूद हैं। राज्यसभा में सोनिया गांधी और लोकसभा में उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। फिर भी कांग्रेसियों को दूसरों का वंशवाद दिखता है। कांग्रेस को वंशवाद का दीमक किस तरह से खोखला कर रहा है, उसे भी समझिए। 2004 में लोकसभा का चुनाव बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। बीजेपी के अंदर बदलाव ये हुआ कि वाजपेयी की जगह आडवाणी को नेतृत्व मिल गया। उसी आडवाणी के नाम पर 2009 का चुनाव बीजेपी लड़ी, लेकिन फिर से हार गई। 2014 में आडवाणी चाहते थे कि फिर से उन्हें मौका मिले, लेकिन नहीं मिला। उस आडवाणी को मौका नहीं मिला जिन्होंने 2 सीटों पर खड़ी बीजेपी को 182 तक पहुंचाया था। नेतृत्व बदल गया। मोदी के नाम पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में बहुमत वाली सरकार बनवाई। हालांकि 2024 में भी बीजेपी को ना सही, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन वाली एनडीए को बहुमत मिला। इसलिए नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री बनने का संवैधानिक और नैतिक अधिकार था। वो बने भी, लेकिन कांग्रेस उनके प्रधानमंत्री बनने पर सवाल उठा रही थी। जबकि 2014 से कांग्रेस को कभी घोषित तो कभी अघोषित तरीके से राहुल गांधी ही चला रहे थे और कांग्रेस इस दौरान न सिर्फ 3 बार लोकसभा के चुनाव हारती गई, बल्कि राज्यों में भी अपनी सरकारें गंवाती गई। फिर भी उनके नेतृत्व पर रत्ती भर फर्क नहीं आया। ये वंशवाद का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जिस बिहार में कांग्रेसियों ने नीतीश कुमार के वंशवाद पर सवाल उठाने के चक्कर में अपने वंशवाद की
100 साल पुरानी परंपरा को भुला दिया, वो बिहार आज सबसे ज्यादा वंशवाद की त्रासदी को झेल रहा है। बिहार में हर पार्टी वंशवाद की भेंट चढ़ी हुई है। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जेडीयू भी इससे अछूती नहीं रहेगी। लालू की पार्टी का तो कहना ही क्या, उसका पूरा मिशन ही परिवार से शुरू होकर परिवार पर खत्म हो जाता है। लेकिन बिहार में बीजेपी का नेतृत्व भी वंशवादी राजनीति से घिरा है। बीजेपी ने आयातित नेता सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। वो वंशवाद और दल बदल के अद्भुत उदाहरण हैं। इसलिए हमने कहा कि वंशवाद की त्रासदी जैसा बिहार झेल रहा है, वैसा शायद कोई और ही राज्य झेल रहा हो। रही बात बिहार की जनता की, तो उनके खाते में नेताओं का जिंदाबाद ही आता है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।